हेलो दोस्तों, आप सभी का एमजेएम एकेडमी में स्वागत है। दोस्तों, आज का जो लेक्चर है इसमें हम हिस्ट्री के तहत जो हमारा मध्यकालीन भारत है, तो मध्यकालीन भारत में किस तरह से अरबों के द्वारा सिंध जो आज प्रांत है, तो सिंध को किस तरह से अरबों के द्वारा जीता गया, तो उसको हम डिस्कस करेंगे आज का वीडियो में पूरे डिटेल में। तो हम वनडे एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए इस वीडियो को बनाएंगे और जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट है उन्हीं को हमें याद रखना है। सबसे पहला देखिए, अगर हम अरबों की बात करें, अरबों के द्वारा जो सिंध विजय किया गया था, तो सबसे पहले अगर पूछा जाए कभी भी एग्जाम में कि भारत में सर्वप्रथम मुस्लिम आक्रमण जो है ये किसके द्वारा किया गया था, तो भारत में सर्वप्रथम मुस्लिम आक्रमण जो है ये 711 ईस्वी में किया गया था। 711 ईस्वी में सबसे पहले भारत में पहली बार जो है मुस्लिम आक्रमण हुआ था 711 में। किसके द्वारा किया गया था? ये एक व्यक्ति था उबैदुल्ला के नाम से। तो उबैदुल्ला के द्वारा ही जो है पहला बार भारत में मुस्लिम आक्रमण इसी के नेतृत्व में किया गया था। इसके बाद 711 ईस्वी में और एक मुस्लिम व्यक्ति था बुदेल, तो इसके द्वारा भी किया गया था। लेकिन यहाँ पे फैक्ट इंपॉर्टेंट ये चीज़ है कि जो ये उबैदुल्ला है और जो बुदेल है, तो इन्होंने भारत को जीत नहीं पाया था। यानी कि जो सिंध उस टाइम पे भारत का हिस्सा में था, तो इन दोनों ने आक्रमण किया 711 में, लेकिन इन्होंने सिंध को जीत नहीं पाया। लेकिन 712 ईस्वी में फिर मुस्लिम आक्रमण हुआ मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में। और जो ये मोहम्मद बिन कासिम है, तो इसने जो है सिंध प्रांत को जीत लिया। तो 712 ईस्वी में जो जो मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में मुस्लिम आक्रमण हुआ था, तो ये भारत में मतलब कि सिंध प्रांत को इसने जीत लिया था। लेकिन इससे पहले भी मुस्लिम आक्रमण हुआ था 711 में, लेकिन उन्होंने जीत नहीं पाया था। तो याद रखिए कि 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में पहला सफल मुस्लिम आक्रमण जो है भारत में हुआ था। इन दोनों का जो आक्रमण था वो बिल्कुल असफल था, उन्होंने सिंध प्रांत को जीत नहीं पाया था। लेकिन जो पहला सफल आक्रमण था ये था मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में 712 ईस्वी में। और इन्होंने जो है मतलब कि जो ये मोहम्मद बिन कासिम ने जब आक्रमण किया, तो इसने सिंध प्रांत को जीत लिया था। तो इसी के कारण से मोहम्मद बिन कासिम का नेतृत्व जो है पहला सफल मुस्लिम आक्रमण था भारत पे 712 ईस्वी में, ये याद रखें। और जब इसने 712 ईस्वी में जो है भारत पे आक्रमण किया था, सिंध को जब इसने जीता, तो उस टाइम पे सिंध का राजा कौन था? तो सिंध का राजा उस समय कौन था? तो ये था दाहिर। दाहिर जो है, तो दाहिर था। ये दो चीज़ इंपॉर्टेंट है, ये दोनों जो है एग्जाम में पूछे जाते हैं कि अरबों के द्वारा जो पहला मतलब कि पहला सफल मुस्लिम आक्रमण कब किया गया था और किसके नेतृत्व में किया गया था? तो वो 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में। और उस टाइम पे पूछा जाता है कि सिंध का शासक कौन था जब मोहम्मद बिन कासिम का आक्रमण हुआ था भारत में? तो उस टाइम पे सिंध का शासक था दाहिर। तो इतना सारा फैक्ट आपको याद रखने हैं। इसके बाद देखिए, जो 8वीं शताब्दी के आरंभ में भारत का स्थिति किस प्रकार से था, तो भारत का राजनीतिक दशा के बारे में देखेंगे। मतलब कि उस टाइम पे तो बहुत स्वतंत्र राज्य हुआ करता था 8वीं शताब्दी के दौरान भी। तो उन्हीं की स्थिति को देखेंगे कि किसका किसका शासन था। जैसे कि अगर हम अफ़गानिस्तान की बात करें, तो अफ़गानिस्तान जो है, तो जब अरब आक्रमण हुआ था 712 ईस्वी में, तो उस टाइम पे अफगानिस्तान में एक ब्राह्मण वंश का शासन था, ब्राह्मण वंश का शासक था। और जो मुस्लिम लेखक है, तो उन्होंने इस ब्राह्मण वंश को जो है हिंदू शाही साम्राज्य कह के पुकारा था। और इसी को जो है काबुल या जाबुल का साम्राज्य भी कहा जाता है, हिंदू शाही साम्राज्य को। इसी प्रकार से देखिए, जब कश्मीर की बात करें, तो कश्मीर में मतलब कि 8वीं शताब्दी के दौरान जो है कश्मीर में एक वंश था, कारकोट वंश के द्वारा शासन किया जा रहा था। तो याद रखिए, कारकोट वंश जो है, तो इसका संस्थापक कौन था? तो यह था दुर्लभ वर्धन। और ये जो दुर्लभ वर्धन का जो शासन था, तो उसी के टाइम पे जो चीनी यात्री हैंसांग भारत आया था, तो वो चीन की यात्रा पे गया था दुर्लभ वर्धन के टाइम में। तो एग्जाम में पूछा जाएगा कि हैंसांग जब चीन गया था, सॉरी, हैंसांग जब कश्मीर गया था, तो उस टाइम पे कश्मीर का शासक कौन था? तो ये था दुर्लभ वर्धन। दुर्लभ वर्धन जब शासक शासक मतलब कि शासन कर रहा था कश्मीर में, तो उसी टाइम पे जो है चीनी यात्री हैंसांग जो है ये कश्मीर गया था। इसके बाद जब ये जो दुर्लभ वर्धन है, तो इसका मृत्यु होगा, तो इसके बाद जो उसका उत्तराधिकारी था वो था दुर्लभक, जिसने उपाधि धारण किया था प्रतिपादित्य का। और इसका तिथि भी याद रख सकते हैं, 632 से 682 ईस्वी तक का इसका शासन काल था दुर्लभक का। लेकिन इसका उपाधि याद रखिए, क्योंकि एग्जाम में उपाधि पूछा जाता है। तो दुर्लभक ने उपाधि धारण किया था प्रतिपादित्य का।
और कारकोट वंश का जो सबसे प्रतापी राजा है, सबसे फेमस राजा, उनमें से एक है ललितादित्य मुक्तापीड। तो ललितादित्य मुक्तापीड याद रखिए। ललितादित्य मुक्तापीड जो है, तो इसी के द्वारा जम्मू कश्मीर में जो है एक सूर्य मंदिर का निर्माण करवाया गया था। और ये अक्सर पूछा जाता है कि जो मार्तंड मंदिर है तो ये कहाँ पे स्थित है, तो याद रखिए मार्तंड मंदिर जो है ये कश्मीर में स्थित है और ये सूर्य देवता को समर्पित है। 740 ईस्वी के आसपास जो इसका निर्माण किया गया था ललितादित्य मुक्तापीड के द्वारा। और यहाँ पे याद रखिए कि 740 ईस्वी में जो ये ललितादित्य मुक्तापीड है, तो इसने कन्नौज का जो शासक था यशोवर्मन, तो यशोवर्मन को भी युद्ध में परास्त किया था। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका नाम बहुत बार जो है एग्जाम में पूछा जाता है, ललितादित्य मुक्तापीड। तो इसका नाम याद रखें ना। इसी ने सूर्य मंदिर का निर्माण करवाया था जम्मू कश्मीर में, मार्तंड मंदिर। 740 ईस्वी में इसने कन्नौज का शासक यशोवर्मन को भी युद्ध में परास्त किया था। इसके बाद है नेपाल। नेपाल में बात करें, जब अरब आक्रमण हुआ था भारत में 712 ईस्वी में, तो उस टाइम जो है नेपाल में वैश्व ठाकुरी वंश का शासन चल रहा था। और याद रखिए ये जो वैश्व ठाकुरी वंश है, तो इसका जो शासक था ये था अंशुवर्मन। ये मतलब कि अंशुवर्मन जो है वैश्व ठाकुरी वंश का संस्थापक था। इसी ने जो वैश्व ठाकुरी वंश का नींव रखा था। और ये जो अंशुवर्मन है, तो इसने अपना, इसकी जो बेटी थी यानी कि इसकी जो सुपुत्री थी, तो इसने सुपुत्री का विवाह जो है तिब्बत के शासक के साथ किया था। और भारत में जब हर्षवर्धन का मृत्यु हो जाता है 647 ईस्वी में, तो ये मतलब कि नेपाल का शासक अंशुवर्मन, और इसने अपनी बेटी का शादी किया तिब्बत में। तो नेपाल और तिब्बत का जो संयुक्त सेना है, और उसके साथ में था जो मतलब कि देखिए जो ये हर्षवर्धन है, तो हर्षवर्धन का मृत्यु हो जाता है 647 ईस्वी में। और हर्षवर्धन कहाँ था, कन्नौज का शासक। तो कन्नौज पे जो है हर्षवर्धन का मृत्यु के बाद एक शासक था अर्जुन, तो अर्जुन के द्वारा अधिकार कर लिया जाता है। और इसी के टाइम पे जो है चीन का एक राजदूत था वांग हुंगसे नाम का। तो ये जो वांग हुंगसे है, तो ये जो है कन्नौज की यात्रा पे आया था, चीन का राजदूत वांग हुंगसे। तो हुआ क्या, जो कन्नौज का शासक है अर्जुन, तो उसने जो है चीन का राजदूत को भगा दिया, वांग हुंगसू को भगा दिया कन्नौज से। तो इसी के कारण से चीन का जो ये राजदूत है वांग हुंगसू, ये वापस गया। और वापस जाके नेपाल की संयुक्त सेना और तिब्बत, यानी कि 3 सेना हो गया, चीन का राजदूत का सेना, नेपाल की सेना और तिब्बत का सेना, तीनों वापस आया। और कन्नौज का जो ये शासक था अर्जुन, तो इसको युद्ध में परास्त किया था। तो ये याद रखिएगा। इसके बाद देखिए, इसके बाद है पूछा जाएगा कि मतलब कि चीन का राजदूत वांग हुंग से जो है, तो इसने किसके युद्ध में हराया था, तो याद रखिए अर्जुन को इसने युद्ध में हराया था। तो वांग हुंग से बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, ये नाम याद रखिएगा। इसके बाद है कामरूप, जो आज असम के नाम से फेमस है, जो असम राज्य है, तो उसको उस टाइम पे कामरूप कहा जाता था मध्यकालीन भारत में। तो कामरूप में जो है किसका शासन चल रहा था, तो ये भास्कर वर्मन का शासन चल रहा था। ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन बस इसका नाम याद रख सकते हैं। बाद में जो है ये कामरूप जो है, तो ये पाल वंश का अधीन शामिल हो गया था। यानी कि बंगाल में जो पाल वंश, जिसका स्थापना गोपाल के द्वारा किया गया था, नींव रखा गया था पाल वंश का, तो बाद में असम भी जो है पाल वंश के साम्राज्य के तहत आ गया था, मतलब कि भास्कर वर्मन के बाद ही, इसका मृत्यु के बाद। इसके बाद देखिए कन्नौज। कन्नौज में मैंने बताया कि हर्षवर्धन का मृत्यु 647 ईस्वी में हो गया था। इसके बाद से ही जो है कन्नौज पे उत्तराधिकार का युद्ध छिड़ गया था। तो कन्नौज पे जो है अर्जुन के द्वारा अधिकार किया गया, और इसने बाद में जो है चीन का राजदूत वांग हुंग से नेपाल और तिब्बत की सेना ने अर्जुन को युद्ध में हरा दिया। और बाद में फिर कन्नौज का जो शासक है ये कौन बना था, तो ये था यशोवर्मन। तो याद रखिए बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है कि यशोवर्मन जो है, तो ये जब कन्नौज का शासक था, तो इसी को देखिए यशोवर्मन को ही जो है 740 ईस्वी में जो है जो कश्मीर का शासक था ललितादित्य मुक्तापीड, तो उसने भी हराया था। एग्जाम में पूछा जाएगा कि जब भारत में अरब आक्रमण हुआ था 712 ईस्वी में, तो उस टाइम पे कन्नौज का जो शासक था यशोवर्मन, मतलब कि इसका समकालीन मतलब कि इसका समकालीन मतलब कि सिंध में किसका शासन था, तो याद रखिए यशोवर्मन का ही समकालीन था दाहिर, या कह सकते हैं कि दाहिर का समकालीन था यशोवर्मन। क्योंकि दाहिर जब सिंध का राजा था, तो उसी टाइम पे भारत पे क्या हुआ था, अरबों का आक्रमण हुआ था 712 ईस्वी में। तो एग्जाम में पूछा जाएगा कि जब 712 ईस्वी में जो अरब आक्रमण हुआ था मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा किया गया था 712 ईस्वी में, तो उस टाइम पे कन्नौज का शासक कौन था, तो ये था यशोवर्मन। तो सवाल किसी भी प्रकार से पूछा जाएगा।
ये तो दोनों याद रखने हैं कि दाहिर का समकालीन था यशोवर्मन, यशोवर्मन का समकालीन था दाहिर। और 712 ईस्वी में हुआ था मोहम्मद बिन कासिम का आक्रमण, और इन उसी के टाइम पे जो है दाहिर सिंध का शासक था और यशोवर्मन कन्नौज का शासक था। बाद में कन्नौज पे जो है त्रिपक्षीय संघर्ष, मतलब कि कन्नौज पे शासन करने के लिए जो ये बहुत ही समृद्ध क्षेत्र था, तो इसी के कारण से कन्नौज को लेकर एक त्रिपक्षीय संघर्ष यानी कि 3 दलों में युद्ध हुआ। किसके किसके बीच में? पाल वंश के बीच में, राष्ट्रकूट वंश के बीच में और गुर्जर प्रतिहार वंश के बीच में। तो इन 3 वंशों के बीच में जो है त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ था कन्नौज को अधिकार क्षेत्र में लाने के लिए। लेकिन बाद में जो है गुर्जर प्रतिहार वंश जो है इस त्रिपक्षीय संघर्ष में जो है जीत जाता है। और इसके बाद जो है प्रतिहार जो है ये उत्तर भारत का एक बहुत ही शक्तिशाली वंश के रूप में उभरा था। इसके बाद है बंगाल। बंगाल की बात करें, जब भारत में अरब आक्रमण हुआ था तो उस टाइम पे देखिए 600 से 638 ईस्वी के बीच गौड़ वंश का शासन चल रहा था बंगाल में। और गौड़ वंश का शासक कौन था? तो ये था शशांक। ये याद रखे। गौड़ वंश का पतन होने के बाद जो है बंगाल में मतलब कि गौड़ वंश के बाद किस वंश का शासन शुरू हुआ? तो ये पाल वंश का शासन शुरू हुआ था गौड़ वंश के बाद। और पाल वंश का शासक कौन था? तो ये था गोपाल। इसी के द्वारा जो है पाल वंश का नींव रखा गया था। अगला है देखिए सिंध प्रांत। अगर सिंध प्रांत की बात करें तो जब भारत में अरब आक्रमण हुआ था तो उससे पूर्व जो है वहाँ पे राय वंश का शासन चल रहा था, राय वंश का। लेकिन राय वंश का जो अंतिम शासक था तो ये कौन था? राय शाही द्वितीय। और इसका मृत्यु के बाद जो है राय वंश का पतन हो गया। उसके बाद सिंध में एक नया वंश के द्वारा शासन किया जाने लगा और वह था ब्राह्मण वंश। और ब्राह्मण वंश का संस्थापक कौन था? तो ये था चाच। चाच नाम का जो राजा था तो यही ब्राह्मण वंश का संस्थापक था। इसी को जो है चंदर भी कहा जाता था। चाच को ही जो है चाच के बाद जो है अगला शासक बना ब्राह्मण वंश का, वो था चंदर। ठीक है, चंदर नाम याद रखिए। और चंदर के बाद फिर जो शासक बना था सिंध का तो वो था दाहिर। और यही जो दाहिर है तो इसी के टाइम पे 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम का आक्रमण हुआ था भारत में। तो ये याद रखिए, सिंध का ब्राह्मण वंश का शासक था दाहिर और ब्राह्मण वंश का संस्थापक कौन था? तो ये चाच था संस्थापक। इसके बाद देखिए, जब सिंध को जीता गया अरबों के द्वारा तो सिंध विजय पूर्व अरब आक्रमण जो है हमने पहले ही बताया कि 711 ईस्वी में भी जो है मुस्लिम आक्रमण हुआ था। तो मोहम्मद बिन कासिम का आक्रमण हुआ था 712 ईस्वी में और उसी के टाइम पे सिंध को जीता गया था। तो सिंध को जीतने से पूर्व अरब आक्रमण कौन कौन से हुए थे? तो 2 आक्रमण मैंने बताया कि 711 में उबैदुल्ला के नेतृत्व में और बुदैल के नेतृत्व में किया गया था। और इसी तरह जो मकरान तट है पाकिस्तान का, जो दक्षिणी सीमा है जो अरब सागर को छूता है, तो वो मकरान तट कहलाता है। तो मकरान तट पे जो है और एक मुस्लिम आक्रमण हुआ था इब्न अल हरी उल बहिती के नेतृत्व में। और इसने जो है इब्न अल हरी उल बहिती के द्वारा मकरान को जीता गया था। मतलब कि सिंध को जब मोहम्मद बिन कासिम ने जीता तो उससे पहले ही मकरान को जीत लिया गया था इब्न अल हरी उल बहिती के द्वारा। इसके बाद एग्जाम में पूछा जाता है इसी मोहम्मद बिन कासिम के बारे में। इसके द्वारा बहुत सारा अभियान किया गया था भारत में, तो उन सभी अभियानों के बारे में पूछा जाता है। जैसे कि एक क्वेश्चन पूछा गया था कि मोहम्मद बिन कासिम का जो है भारत में सर्वप्रथम आक्रमण जो है ये कहाँ पे किया गया था? तो याद रखिए, इस टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इसके जितने भी क्षेत्रों में इसके द्वारा आक्रमण किया गया है उन सभी को डिस्कस करना जरूरी है और उनसे इंपॉर्टेंट रिलेटेड फैक्ट भी जानना जरूरी है। सबसे पहले अगर हम बात करें मोहम्मद बिन कासिम का, तो मोहम्मद बिन कासिम जो है इसने सबसे पहले भारत में जो आक्रमण किया गया था ये देवल नामक क्षेत्र पे किया था। देवल नामक क्षेत्र पे यही इसका सर्वप्रथम आक्रमण था भारत में, देवल क्षेत्र में। तो ये याद रखिए कि मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा पहला आक्रमण किया गया था भारत में देवल नामक जगह पे। इसके बाद जो है देवल को इसने जीत लिया। ठीक है, इसके बाद जो दूसरा आक्रमण किया मोहम्मद बिन कासिम ने ये नीरून नामक जगह पे किया था। और नीरून नामक जगह का ये खासियत था कि यहाँ पे जो है बौद्ध भिक्षु रहते थे नीरून नामक जगह में। तो ये बौद्ध भिक्षु जो है ये बिना युद्ध किए ही जो है मोहम्मद बिन कासिम की अधीनता इन्होंने स्वीकार कर लिया था। इसके बाद मोहम्मद बिन कासिम का जो तीसरा मतलब कि अभियान किया गया, तीसरा क्षेत्र जहाँ पे आक्रमण किया गया था वो था सहबन। और सहबन में जो है जो दाहिर का चचेरा भाई था माझरा, तो दाहिर का चचेरा भाई माझरा शासन करता था सहबन नामक क्षेत्र में। लेकिन माझरा भी जो है मोहम्मद बिन कासिम को रोकने में नाकाम साबित हुआ, यानी कि हार गया युद्ध में। और
सेहबन को भी मोहम्मद बिन कासिम ने जीत लिया। सेहबन के बाद उसके द्वारा जो अगला टारगेट था वो था रावर नामक जगह। ये जो रावर नामक जगह है, तो रावर नामक जगह, और यहीं पे जो है उसका दाहिर के साथ युद्ध हुआ था, दाहिर के साथ। तो रावर नामक जगह जो है, जब मोहम्मद बिन कासिम ने सिंधु नदी को पार किया अपनी सेना के साथ, इसके बाद इसका युद्ध हुआ था दाहिर के साथ। और ये युद्ध कब हुआ था? 20 जून 712 ईस्वी में। और इसी युद्ध में जो है रावर नामक जगह पे ही जो है इसने दाहिर को युद्ध में परास्त किया था, और दाहिर जो है युद्ध के मैदान में ही जो है वीरगति को प्राप्त हुआ था। तो ये याद रखना है कि मोहम्मद बिन कासिम और दाहिर का जो युद्ध हुआ था ये 20 जून 712 ईस्वी में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? रावर नामक जगह पे। और यहीं पे दाहिर जो है, जो कि सिंध का राजा था, तो वो वीरगति को प्राप्त हो गई, यानी कि मारा जाता है युद्ध में मोहम्मद बिन कासिम के हाथों। लेकिन यहाँ से और एक फैक्ट याद रखना है कि जो दाहिर की जो पहली पत्नी थी रानबाई, यहाँ पे देख रहे हैं ना रानबाई लिखा हुआ है, तो दाहिर की पहली पत्नी थी रानबाई, ठीक है। तो रानबाई जो है, तो इसने भी जो है मतलब कि वीरता पूर्वक जो है, जो रावर का किला था, तो रावर का किला का रक्षा रानबाई के द्वारा किया गया। लेकिन कब तक रोक पाती? तो ये भी जो है कुछ समय तक मोहम्मद बिन कासिम को रोकने में सफल हुई, लेकिन बाद में जो है ये भी हार जाती है। जिसके बाद जो है रानबाई, उस टाइम पे क्या होता था, जो रानियाँ होती थी तो उनको लूट लिया जाता था। तो रानी जो ये रानबाई है, तो उन्होंने क्या किया, अपनी रक्षा करने के लिए मतलब कि जौहर प्रथा को अपना लिया। जैसे कि रानी पद्मावती, इन्होंने अपने शरीर को जो है अलाउद्दीन खिलजी के डर से मतलब कि अपने सम्मान की आत्मरक्षा करने के लिए आग लगा लिया था, यानी कि जौहर प्रथा अपना ली थी सम्मान की रक्षा करने के लिए। तो इसी प्रकार रानबाई के द्वारा भी किया गया था, उन्होंने अपनी आत्मसम्मान बचाने के लिए जो है जौहर प्रथा को अपना लिया था। तो याद रखिए रानबाई इनकी पहली पत्नी थी दाहिर की। इसके बाद रावर के बाद जो अगला अभियान किया गया था मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा, वो ब्राह्मणाबाद पे किया गया था। ब्राह्मणाबाद, जो ये ब्राह्मणाबाद है, तो इस पे दाहिर का जो पुत्र था जय सिंह, तो जय सिंह के द्वारा शासन किया जा रहा था। लेकिन जय सिंह भी जो है रोकने में नाकाम रहा मोहम्मद बिन कासिम को। और जब जय सिंह जो है जय सिंह का मतलब सेना और ये जो मोहम्मद बिन कासिम की सेना है, दोनों के बीच में जब युद्ध हुआ, तो इस युद्ध में बहुत सारे लोगों का मृत्यु हुआ, करीब 20,000 लोगों का मृत्यु हो जाता है। लेकिन बाद में अंत में जय सिंह जो है हार जाता है ये युद्ध मोहम्मद बिन कासिम से, और युद्ध के मैदान से ही ये भाग जाता है। भाग जाने के बाद क्या होता है, जो दाहिर की जो दूसरी पत्नी थी लाड देवी, दाहिर की दूसरी पत्नी लाड देवी, जो दाहिर की ये दूसरी पत्नी लाड देवी, और दाहिर का दो बेटी थी, एक का नाम है सूर्या देवी और एक का नाम है परमल देवी। तो दाहिर की दूसरी पत्नी लाड देवी और उसकी दो बेटी सूर्या देवी और परमल देवी, उन दोनों को जो है मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा बंदी बना लिया जाता है। और कहाँ पे बनाया गया था? तो इस जगह का नाम याद रखिए, ब्राह्मणाबाद। और एग्जाम में पूछा जाता है कि ये जो दाहिर की जो दूसरी पत्नी लाड देवी और उसकी जो दो पुत्री हैं सूर्या देवी और परमल देवी, तो इन्हीं को बंदी बनाया गया था मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा। और जब इन इन तीनों को मतलब कि मोहम्मद बिन कासिम जो है इन तीनों को मतलब कि बंदी बनाकर दमिश्क में खलीफा के पास भेजा। तो दमिश्क में खलीफा को भेजने के बाद जो है जो खलीफा था, तो उसका मृत्यु का कारण भी जो है यही तीनों बने थे। तो ये इम्पोर्टेंट है, याद रखिए। एग्जाम में पूछा जाता है कि किस अभियान के दौरान जो है उस क्षेत्र को जीतकर मोहम्मद बिन कासिम ने राजा दाहिर की दूसरी विधवा पत्नी लाड देवी और दाहिर की दो पुत्री सूर्या देवी और परमल देवी को बंदी बनाकर दमिश्क में खलीफा के पास भेजा, जो अंत में उसकी मृत्यु का कारण बनी। तो ये कौन सा क्षेत्र है? तो ब्राह्मणाबाद क्षेत्र है। तो इसी क्षेत्र को जीतकर जो है इन लाड देवी और उसकी दो बेटियों को जो है बंदी बनाया गया था, जो बाद में जो है उसका मृत्यु का कारण बनी थी। तो ब्राह्मणाबाद याद रखिए। ब्राह्मणाबाद के बाद जो अगला अभियान किया गया था वो था आरोर, आरोर या आलोर का अभियान। और उस टाइम पे क्या होता था, जो आरोर या आलोर है, तो यही सिंध का राजधानी हुआ करता था। सिंध प्रांत का राजधानी उस टाइम का यही था। और इसको भी जो है मतलब कि दाहिर का और एक बेटा था, तो उसके हाथ में मतलब कि सिंध का जो राजधानी ये आरोर आरोर या अलवर है, तो उस पे उसी के बेटा के द्वारा शासन किया जाता था। लेकिन वो भी जो है उसको रोक नहीं पाया, और आरोर और आलोर को भी जो है मोहम्मद बिन कासिम ने जीत लिया। इसके बाद उसके द्वारा जो है मुल्तान पे आक्रमण किया गया था 713 ईस्वी में। और यहाँ से जो है मोहम्मद बिन कासिम को
बहुत सारा मतलब कि सोना प्राप्त हुआ था, और इसी के कारण से मुल्तान को जो है स्वर्ण नगरी कह के पुकारा जाने लगा था। तो याद रखिए, जो उसका अंतिम अभियान था ये था मुल्तान अभियान। तो पहला अभियान आपको याद रखना है, और इसका जो अंतिम अभियान है ये दोनों याद रखना है। इसके बाद इसका मृत्यु हो जाता है। मृत्यु के बाद जो है सिंध का गवर्नर जो है ये जुनैद को बनाया जाता है, जुनैद को। और यहाँ से देखिए, जो ये ग्वालियर प्रशस्ति है जो राजा भोज का, तो भोज का जो ग्वालियर प्रशस्ति है तो उसमें ये कहा गया है कि जो ये नागभट्ट प्रथम है, तो नागभट्ट प्रथम को मलेच्छो, मलेच्छो उस टाइम पे मतलब कि अरब के लोग होते थे, जो अरबी लोग होते थे उनको मलेच्छ कहा जाता था। तो भोज का जो ग्वालियर प्रशस्ति है उसी में नागभट्ट प्रथम को जो है अरबों को परास्त करने का श्रेय दिया गया है। तो ये भी याद रखना है, ये इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अभी तक मुल्तान तक जो है जितने भी शासक हुए तो वो मोहम्मद बिन कासिम को युद्ध में हरा नहीं पाए थे, यानी कि अरबों को हरा नहीं पाए। लेकिन यहाँ पे जो नागभट्ट प्रथम है तो इसको श्रेय दिया जाता है अरबों यानी कि मलेच्छों को युद्ध में परास्त करने का श्रेय दिया जाता है नागभट्ट प्रथम को, ग्वालियर प्रशस्ति में भोज के द्वारा जो लिखा गया है उसी में। धीरे धीरे क्या हुआ, जो वो ये 9वीं शताब्दी है, तो 9वीं शताब्दी के अंत तक जो है सिंध से खलीफाओं के नियंत्रण जो है पूरी तरह समाप्त हो गया, और सिंध में मात्र दो ही रियासत बच गया था। कौन कौन सा रियासत? एक है मंसूरा रियासत और एक है मुल्तान रियासत। इसके बाद देखिए, जब सिंध को जीत लिया जाता है 712 ईस्वी में, तो वो सिंध को जीतने के बाद मतलब कि अरबों का आक्रमण मतलब कि अरबों का आगमन हुआ भारतीय क्षेत्र में। तो उनके आगमन से क्या प्रभाव पड़ा मतलब कि भारत क्षेत्र में, यानी कि सिंध में क्या प्रभाव पड़ा अरब लोगों के आने से। तो सबसे पहले देखिए, जो अरबी लोग मतलब कि जब सिंध क्षेत्र में प्रवेश उन्होंने जब किया तो उन्होंने ये अनुभव किया कि भारतीय लोग जो है बहुत ही ज़्यादा अद्भुत योग्यता रखते हैं विभिन्न विभिन्न क्षेत्रों में। जैसे दर्शन की बात कर लें, ज्योतिष की बात करें, गणित, चिकित्सा, रसायन शास्त्र, सभी की शिक्षा, सभी शिक्षा क्षेत्रों में जो अद्भुत योग्यता रखते थे भारतीय लोग। तो इसी के कारण से भारतीयों को प्रभावित करने के स्थान पर जो है अरब निवासी खुद भारतीयों से प्रभावित हो गए थे। और 8वीं शताब्दी में जो है खलीफा मंसूर का जब शासन था, तो उस टाइम पे जो अरब विद्वान थे तो उन्होंने भारतीय कुछ पुस्तकों को जो है अपने साथ मतलब कि अपने क्षेत्र ले गए थे। जैसे कि हम बात करें ब्रह्म सिद्धांत की, जिसको कि लिखा गया था ब्रह्मगुप्त के द्वारा, और वहीं पे जो और एक बुक है खंडन खंडवाद, जिसको लिखा गया है श्रीहर्ष। तो इन दोनों पुस्तक को जो है अरब यात्री जो है अपने साथ अपने क्षेत्र ले गए थे, और उनका जो है मतलब कि ये लिखा गया था भारत में भारतीय भाषा में। तो ब्रह्म सिद्धांत और खंडन खंड खाद, तो इन दोनों को जो है अरबी भाषा में अनुवाद किया गया था अरबी लोगों के द्वारा। तो ये याद रखिए कि वो भारतीयों से बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए थे। तो ये दोनों पुस्तक याद रखिएगा, ब्रह्म सिद्धांत ये ब्रह्मगुप्त के द्वारा लिखा गया है, और खंडन खंड खाद श्रीहर्ष के द्वारा लिखा गया है। इसी प्रकार से देखिए, जो दो एक है मतलब कि 9वीं शताब्दी में एक अरबी गणितज्ञ है जिसका नाम है अल ख्वारिज्म। तो इन्होंने क्या किया, जैसे कि भारत में जो आपको पता ही है शून्य और दशमिक पद्धति का जो उद्भव है तो ये भारत से ही हुआ था। तो उन्होंने जो है भारतीयों से सीखा, और इन्होंने जो ये अल ख्वारिज्म है तो उन्होंने भारतीयों से शून्य और दार्शनिक पद्धति को सीखा, और इन्होंने अरब क्षेत्र में इसको लोकप्रिय बनाया। और वहीं पे जो एबेलार्ड है, तो एबेलार्ड ने क्या किया, ये एक ईसाई मठवासी थे, तो इन्होंने इसी शून्य और दार्शनिक पद्धति के ज्ञान को जो है यूरोप तक पहुंचाया था, और यूरोप में ये अरब अंक पद्धति के नाम से जाना गया। तो याद रखिए, भारत से ही जो है शून्य का नॉलेज और दार्शनिक पद्धति का नॉलेज जो है ये अरब क्षेत्र में पहुंचाया गया था अल ख्वारिज्म के द्वारा, और यूरोप में पहुंचाया गया था एबेलार्ड के द्वारा। और यहाँ से और एक चीज़ याद रखें, जो ये बगदाद है आज जो इराक़ का राजधानी है बगदाद, तो बगदाद का स्थापना किया गया था अब्बासी खलीफा के द्वारा। और जो सिंध प्रांत था जिसको कि अरबों ने जीता था, तो सिंध क्षेत्र में जो है एक नया संप्रदाय शुरू हुआ था अरबों के आने से, और वो था करमतिया संप्रदाय। तो ये भी याद रखें, करमतिया संप्रदाय जो है एक नया संप्रदाय का उदय हुआ था अरबी लोगों का भारतीय क्षेत्र यानी कि मुल्तान और सिंध को जीतने के बाद करमतिया संप्रदाय भारत में शुरू हुआ था। इसके बाद
जो चीन देश है, तो चीन देश में ही कागज़ का जो सबसे पहले उत्पादन शुरू हुआ था। कागज़ का खोज चीन के द्वारा किया गया था। इसी तरह कंपास का खोज भी चीन में हुआ था, जिसको कि कुतुबनुमा या दिशा सूचक कहा जाता है। फिर छपाई खाना का श्रेय भी चीन को जाता है, और बारूद का भी श्रेय जो है चीन को जाता है। तो ये चारों याद रखना है, कागज़, कंपास, छपाई खाना और बारूद, इन चारों का श्रेय जो है चीन देश को जाता है। और चीन में ये जो कागज़, कंपास, छपाई खाना, बारूद, मतलब कि शुरुआत यहीं से हुआ था, चीन से। तो इनका नॉलेज जो है यूरोप तक पहुंचा था अरबी लोगों के द्वारा ही। इसके बाद एग्जाम में एक पूछा गया था कि जो ये पंचतंत्र पुस्तक है, जिसको कि लिखा गया है विष्णु शर्मा के द्वारा, तो जो ये पंचतंत्र है जिसको विष्णु शर्मा लिखा है, तो उसका अरबी अनुवाद किसने किया था? तो अरबी अनुवाद किया गया था कलीला वादिमना के द्वारा। और ये जो है एग्जाम में पूछा गया सवाल है, तो ये याद रखिए। और इन्हीं के आगमन से जो सिंध क्षेत्र है, यानी भारतीय क्षेत्र, तो उसमें जो है ऊँट पालन और खजूर उत्पादन का जो है मतलब कि ये शुरू हुआ था, ऊँट पालन और खजूर उत्पादन का। इसके बाद ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये वाला लाइन, जो भारत है, तो भारत में सर्वप्रथम जजिया कर जो है ये किसके द्वारा लगाया गया था? तो याद रखिए, भारत में सर्वप्रथम जजिया कर जो है ये मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा ही लगाया गया था। और मोहम्मद बिन कासिम ने 712 ईस्वी में जो है आक्रमण किया था। तो मतलब कि 712 ईस्वी में ही भारत में जो है सबसे पहले जजिया कर लगाया गया था मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिए। और इनके आने से क्या हुआ? इनके आने से जो शूद्र है, जैसे कि भारत में अगर हम बात करें तो ये 4 जाति प्रथा था पहले, मतलब कि एक तो हो गया ब्राह्मण, उसके बाद क्षत्रिय हो गया, उसके बाद वैश्य हो गया, और शूद्र। तो शूद्र को जो है प्राचीन काल में मंदिरों में प्रवेश नहीं दिया जाता था, मतलब कि मध्यकाल में। लेकिन जब ये मोहम्मद बिन कासिम का आक्रमण हुआ, ये अरब यात्री था, तो इनके आने से, यानी कि अरबी लोगों के आने से शूद्रों को मंदिर में प्रवेश करने का मौका मिल गया। अब जो है शूद्र भी मंदिर में प्रवेश कर सकते थे। तो उनके आने से मतलब कि कुछ नुकसान भी हुआ, तो कुछ फ़ायदा भी हुआ। तो नुकसान किस तरह से हुआ? जैसे कि जो हिंदू समाज है, तो हिंदू समाज में पहले मतलब कि मद्यपान यानी कि शराब का सेवन नहीं किया जाता था। तो इसी प्रकार से मांसाहार भी जो है कम मात्रा में किया जाता था। लेकिन जब अरबी लोग भारत में आए, तो हिंदू समाज में मद्यपान यानी कि शराब का सेवन और मांसाहार, इन दोनों का जो सेवन की जो मात्रा था उसमें वृद्धि हो गया। अब ज़्यादा लोग जो है इनके आदी हो गए हैं। लेकिन फ़ायदा हुआ कि जो शूद्र जाति है, तो उनको जो है अब उन अरबी लोगों के आने से उनको भी मंदिर में प्रवेश दिया जाने लगा, मतलब कि भेदभाव एक तरह से कम होने लगा था। तो ये था, मतलब कि अरबी अरबी लोगों का जो भारत विजय था, तो उसमें क्या क्या घटनाक्रम था, तो उनको हमने एक एक करके डिस्कस किया। तो अगला जो हमारा लेक्चर होगा, तो उसमें हम डिस्कस करेंगे जो तुर्क आक्रमण हुआ था भारत में। तो तुर्क आक्रमण से पूर्व मतलब कि भारत में कौन कौन से राजवंश थे जिनके द्वारा शासन किया जाता था, तो उसको हम डिस्कस करेंगे। तो आज का वीडियो अगर अच्छा लगा है तो लाइक कीजिएगा, और दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। थैंक यू।